आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है। इस शक्ति प्रदर्शन में एक तरफ विपक्षी एकता नजर आएगी बेंगलुरु में हालांकि नीतीश कुमार के खिलाफ कई पोस्टर लगे हैं। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, लेकिन पूरे देश की नजर बेंगलुरु पर भी है और पूरे देश की नजर राजधानी दिल्ली पर आकर के टिकी है। सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक विपक्षियों की बैठक चलेगी। 8 नई पार्टियां भी शामिल हुई हैं। एक तरफ हैं 28 से 29 पार्टियां और वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि एनडीए में 36 से 38 पार्टियां हैं। इन जब दोनों का सामना होने जा रहा है शक्ति प्रदर्शन के दिन, और 2024 के लिहाज से आज का दिन सबसे बड़ा है। अगर मैं ये कहूं कि आज का दिन कर्टन रेजर वाला है तो गलत नहीं होगा। दोनों की ही ताकत आज नजर आएगी और ऐसे में क्या विपक्षियों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होने वाला है? क्या विपक्षी गठबंधन के नाम का ऐलान होने वाला है? विपक्षी एकता का संयोजक कौन होगा? क्या नीतीश कुमार होंगे? और इसके अलावा क्या कोई इंडिकेशन मिलने वाला है कि अगर विपक्षी एकजुट होंगे तो 1-on-1 फॉर्मूला पर आगे बढ़ा जाएगा या फिर नहीं? नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरुआत। विपक्षी पार्टियों की बेंगलुरु में आज बड़ी बैठक होने वाली है। दूसरी बैठक में 8 नई पार्टियों को न्योता दिया गया है। बिहार के जेडीयू और आरजेडी समेत 26 पार्टियां हैं। शाम 4 बजे तक चलेगी विपक्ष की महाबैठक। पार्टियों के नेता 4 बजे के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि बैठक में आखिरकार क्या हुआ। इसे अगर विपक्ष का बेंगलुरु मेला कहें तो शायद एकदम ठीक होगा। हालांकि जेपी नड्डा ने पहले भी कहा है कि यह मौका परस्ती का गठबंधन है। बेंगलुरु मेला में कितने लोग आए हैं, डिनर हुआ है और डिनर के बाद क्या रणनीति बनाई जा रही है, ये अलग अलग तस्वीरों में आप देखें। जब मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, डी राजा, महबूबा मुफ्ती, ये वो बड़ी तस्वीरें हैं जो विपक्ष का बेंगलुरु मेला एकदम सीधे तौर पर आपको नजर आ रहा है। और इसी बेंगलुरु की बैठक के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा और संयोजक के नाम की घोषणा की जाएगी या फिर नहीं। 1-on-1 फॉर्मूले पर कहां तक ये लोग पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, अध्यादेश पर कांग्रेस को मनाने वाली बड़ी नेता कौन है, इसे लेकर के भी आगे मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूं। सीट बंटवारे और साझा प्रत्याशी पर आज किया जाएगा मंथन। 2024 में 1-on-1 फॉर्मूला पर चर्चा की जाएगी। ज्यादातर सीटों पर साझा प्रत्याशी खड़ा करने का प्लान बनाया गया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी बन सकता है रोड मैप। संयुक्त आंदोलन की योजना पर भी मंथन किया जाएगा। बेंगलुरु की सड़कें होर्डिंग और पोस्टर से अभी पटी पड़ी हुई हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अलग अलग पार्टियां अपनी तरफ से क्या क्या पिक्चर पेश करेंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बयानों के जरिए इंडिकेशन क्या मिल रहा है, देखिए। हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। Calling as Mahagathbandhan. Actually, there is no Bandhan in this Mahagathbandhan and there is no Maha also. Their sole aim is to bring down Modi, which is just impossible. ये जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। स्वाभाविक है, लालू जी के बिना नीतीश जी का क्या रोल है? नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर नहीं है, एकदम स्पष्ट जानिए। लालू जी का है, लालू जी से लड़ लेंगे, ठीक ठाक से लड़ेंगे, आराम से, कहीं कोई इशू नहीं है। उसमें जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा सीधा है कि सब लोगों के मन में जो भी विपक्ष के लोग हैं सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है। मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। 100%, 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। इन दोनों ही बड़ी बैठकों पर इंडिया न्यूज की नजरें बनी हुई हैं। थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग जुड़ने वाले हैं और कुछ और रिपोर्टर भी अभी दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु तक मेरे साथ में जुड़े हैं। राकेश कुमार सिंह, जयप्रकाश रमैया, रजत राकेश टंडन थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरी कोलीग महिमा कटारिया इस वक्त दिल्ली से लाइव हैं।
संतोष झारखंड से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। रांची में क्या चल रहा है संतोष बताएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर से मेरे सीनियर कोलीग मनु शर्मा जी भी लाइव हैं, लेकिन पहले महिमा के पास चलते हैं। महिमा, एनडीए की बैठक में कौन कौन आएगा, एनडीए की बैठक में क्या क्या होने वाला है, एनडीए की बैठक में कौन क्या क्या शर्तें रखेगा? मैं 4 नाम के बारे में जानना चाहता हूं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और ओपी राजभर, ये 4 लोग एनडीए की बैठक में आज क्या क्या शर्तें रखने वाले हैं? से आप हमारे दर्शकों को समझा रहे थे कि आज का दिन किस तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां पर ऑपोजिशन यानी विपक्ष की एकजुटता को लेकर बैठक हो रही है, वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो भाजपा ने यानी बीजेपी लेड एनडीए की बैठक हो रही है। अब आपने सवाल किया है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, या फिर अगर बात करें जीतन राम मांझी का क्या होगा, या चिराग पासवान का क्या होगा। हालांकि अभी मीटिंग जो है वो शाम को है, इस पे कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन जो एनालिसिस बन रहा है वो ये बन रहा है कि अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष ने स्टेट वाइज जो सीट है उनको लेके पार्टीज को टारगेट किया है। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए ने अपने कुनबे को मजबूत बनाने के लिए यानी भाजपा को मजबूत बनाने के लिए जो जो पार्टी उनका पहले साथ छोड़ के गई थी उनको वापस से एनडीए में इंक्लूड करने का फैसला लिया है। हालांकि जेपी नड्डा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी राशिद, जिसमें उन्होंने साफ कर दी थी, कई बातें तमाम उन्होंने खुलकर सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि 38 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एनडीए का साथ देना चाहती हैं, उनके एजेंडा के साथ रहना चाहती है। अब उसमें लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, रामविलास पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई, जीतन राम मांझी की पार्टी हो गई, चिराग पासवान की पार्टी हो गई। हालांकि अगर सीट शेयरिंग की बात करते हैं कि आखिर कौन क्या क्या डिमांड रखेगा, ये तो शाम को तय होगा कि किसकी क्या डिमांड तय की जाएगी। लेकिन जब ये सवाल जेपी नड्डा से किया गया था तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि अगर बात आती है इन्विटेशन की या फिर सीट शेयरिंग की तो एजेंडा डिसाइड करती है भाजपा। अगर कोई उस एजेंडे के साथ है तो वो इस एनडीए का रुख कर सकता है, इसमें शामिल हो सकता है, और अगर नहीं तो वो आगे बढ़ सकता है। हालांकि 38 पार्टीज की जब बात आई थी मैं प्लीज होल्ड यू, महिमा कटारिया में आई प्लीज होल्ड यू, क्योंकि विपक्ष की बैठक से मेरे पास में आ गई है एक इनसाइड स्टोरी। आज विपक्षी गठबंधन का नाम हो सकता है तय, ये बहुत बड़ी खबर है। गठबंधन के कन्वीनर यानी संयोजक पर भी आज ही हो सकता है फैसला। फिलहाल पीएम पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिल गई है, बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर बहुत बड़ी खबर आ गई है। गठबंधन के संयोजक पर भी आज ही फैसला किया जा सकता है। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह इस वक्त लाइव हैं। राकेश, बेंगलुरु से खबर क्या निकल करके आ रही है? 45 मिनट के बाद में ये मीटिंग शुरू होने वाली है, और आज मीटिंग में कौन कौन क्या बोलेगा? शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या क्या मंथन किया जाएगा? संयोजक पद को लेकर के कितने नाम चल रहे हैं? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इसे लेकर के अंदर की खबर आपके पास में क्या है? राज्य स्तर पर गठबंधन को कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, कैसे मूर्त रूप दिया जाएगा, इसे लेकर के रोडमैप क्या तैयार किया गया है? देखिए राशिद जी, जो सबसे बड़ी खबर जो बेंगलुरु से आ रही है, जो कल देर शाम 6 बजे बैठक जो शुरू हुई थी और डिनर के पहले जब खत्म हुई तो एक एजेंडा, आज की बैठक का एजेंडा तय किया गया था। एजेंडा का एक्सक्लूसिव जानकारी आईटीवी नेटवर्क के पास है। उसमें यह तय किया गया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसको लेकर एक सहमति बने, और साथ ही साथ आखिरकार जो अलायंस है उसका एक नाम दिया जाएगा। लेकिन नाम में भारत जोड़ना जो है, जोड़ने पर जोर दिया गया है। अच्छा। तो जो अलायंस बनेगा उसका भारत जरूर उसमें जुड़ेगा। अब ये देखना होगा कि इसमें इसको लेकर क्या राकेश एक मिनट रुकेंगे आप? राकेश एक मिनट आप स्क्रीन पर ही रहिए, राकेश को स्क्रीन पर रखिए राकेश, और प्लीज जितने भी विजुअल्स हैं आप बदलते रहें, टीम पीसीआर विजुअल्स बदलते रहें। स्क्रीन पर जितने भी चेहरे हैं वो नजर आने चाहिए, बदल बदल करके चेहरे। अभी राकेश कुमार सिंह ने नई खबर ब्रेक की है, वो ये कि शुरू में जो कहा जा रहा था कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया जाएगा, लेकिन इसमें कहीं पर भी भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान का नाम रखा जाएगा। क्या इसके पीछे ये संकेत देने की कोशिश की जाएगी कि हम भारत को एकजुट करके रखने की कोशिश में हैं, भारत का जो संवैधानिक ढांचा है इसे एक जैसा बना करके रखने की कोशिश में है? और चूंकि आम आदमी पार्टी का भी यह कहना था कि फेडरल स्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार अटैक कर रही है और इसे बना करके रखने के लिए पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 2024 में हम, क्या इसके पीछे यही दिमाग है? राकेश, आपने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। देखिए, सबसे बड़ी खबर जो कहीं ना कहीं विपक्ष के खेमे में इस बात को लेकर अंदेशा है कि जिस तरह से एनडीए खासतौर पे प्रधानमंत्री की अगुवाई में
जिस तरह से भारत को लेकर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या आपने देखा था राशिद जी की नीति आयोग की ओर से रिपोर्ट है। राकेश, आई एम सो सॉरी, मुझे इंटरप्ट आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आज खबरें बहुत तेजी के साथ में अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत तेजी के साथ में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बेंगलुरु से लेकर के दिल्ली तक, राजधानी दिल्ली में एनडीए की 38 पार्टियों की बैठक का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह बिग ब्रेकिंग है। एनडीए की मीटिंग में चिराग पासवान शामिल होंगे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना भी शिरकत करने वाली है। अजित पवार, उपेंद्र कुशवाहा पर पूरे देश की नजर है। ओपी राजभर के एसबीएसपी भी एनडीए बैठक में शामिल होने जा रही है। सीधे चलते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वहां की हलचल क्या है ये एक बार हम देख लेते हैं। अभिषेक शर्मा हमें बताएंगे। अभिषेक, क्या एकनाथ शिंदे निकल चुके हैं? क्या अजित पवार भी आ गए हैं? दरअसल अजित पवार का एनडीए की मीटिंग अटेंड करना, उससे पहले लगातार 2 दिन शरद पवार से मिलना और वाईबी चौहान सेंटर में हलचल का बढ़ जाना, इसके मायने क्या हैं अभिषेक? बिल्कुल रचित, देखिए अभी तक अगर हम एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बात करें, दोनों मुंबई में हैं। थोड़ी देर बाद मुंबई से बिल्कुल निकलेंगे। दोपहर के आसपास जानकारी मिली है करीब 1 बजे के आसपास मुंबई दोनों निकलेंगे, क्योंकि शाम को मीटिंग है तो उसके पहले मुंबई दिल्ली पहुंच जाएंगे। देखिए अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल दोनों एनसीपी से जाएंगे और साथ ही एकनाथ शिंदे तो रहेंगे। एकनाथ शिंदे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र से एनडीए की मीटिंग यानी मोदी की मीटिंग के लिए 2-3 बड़े नेता यहाँ से जाने वाले हैं। इस बात का जानकारी बिल्कुल यानी कंफर्मेशन हो चुका है। रही बात अब विरोधी की जो बेंगलुरु में चल रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे और साथ ही शरद पवार दोनों मौजूद रहेंगे। दोनों मुंबई से निकल चुके हैं और वहां पे पहुंच जाएंगे। तो कहीं न कहीं देखिए साफ है जिस तरीके से इस पूरे मामले पर एक बड़ा बनाने का अभिषेक आप रहे हैं। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर कितने बड़े हमले किए हैं, करप्शन को लेकर या मौका परस्ती को लेकर। राज्य स्तर पर जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर डबल इंजन की सरकार का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अलग अलग राज्यों में पीएम गए तो मेरी टीम, मेरी रिसर्च टीम आपके लिए प्रधानमंत्री के बड़े अटैक विपक्षियों पर लेकर के आई है। एक बार फिर से आप रिकॉल करें, उसके बाद ग्राउंड जीरो आपको लेकर के चलेंगे। बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में कितने विपक्ष पर बड़े हमले किए हैं ये आप देख रहे थे, लेकिन विपक्ष की बेंगलुरु बैठक पर अंदर की भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। राज्य स्तर पर पार्टियों से गठबंधन पर बात की जाएगी। आज की बैठक से निकलेगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला। दूसरी बैठक में 8 नए दलों के नेता शामिल होने जा रहे हैं। 2024 के लिए संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है और इस संयुक्त घोषणा पत्र में क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। सीधे चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं। अभिषेक, बड़ी बात यह है कि एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर क्या क्या मांगने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर को चाहिए घोसी की सीट, ओम प्रकाश राजभर को चाहिए गाजीपुर की सीट, ओम प्रकाश राजभर को चाहिए बिहार में मधेपुरा की सीट। क्या बीजेपी इतनी सीट ओम प्रकाश राजभर को देगी? बिल्कुल राशिद जी, अब से कुछ देर पहले ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने बात करी, वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। तब रास्ते में हमने उन्हें फोन पर बात करके रोका और उनसे पूछा कि अगर ये सीट नहीं मिलती तो क्या होगा।
उन्होंने कहा जो हम चाहते हैं वो हमें जरूर मिलेगा। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट देने के मूड में नहीं है, लिहाजा ओम प्रकाश राजभर की जो एस्पिरेशन है, बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को 3 सीट देने के मूड में नहीं है। ओम प्रकाश राजभर वो नेता हैं जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर यूपी में मंत्री भी रहे थे, लेकिन मंत्री रहने के बाद भी अपनी सरकार को पानी पी पी करके कोसा करते थे। एक बार मनु शर्मा जी के पास भी चलते हैं। मनु शर्मा जी, पेच कितने फंसे हुए हैं अभी भी? विपक्षी गठबंधन में कितने पेच फंसे हैं? क्योंकि इस तरह का गठबंधन 1977 में भी किया गया, मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया, जब वीपी सिंह को पीएम बनाया गया तब भी ऐसा गठबंधन था, जब एचडी देवगौड़ा को बनाया गया तब भी ऐसा गठबंधन था, जब इंद्र कुमार गुजराल को पीएम बनाया गया तब भी इस तरह का गठबंधन था। इस गठबंधन में कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं मनु शर्मा जी? देखिए राशिद, जो गठबंधन में जो महत्वाकांक्षाएं नजर आ रही है वो 2024 तो है ही सीधे तौर पर टारगेट, लेकिन उससे पहले 2023 को भी समझना होगा। 2023 के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन जगह चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये 2024 से पहले 2023 के अंदर क्या इसके अंदर सीट शेयरिंग का फार्मूला होता है? क्योंकि राजस्थान के अंदर भी जब अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है, लेकिन आप पार्टी जब यहाँ मैदान में उतर रही है और सबसे मुख्य जो दिल्ली के अंदर अध्यादेश को सपोर्ट कर दिया, अब एकजुट होने जा रही है, तो क्या यहाँ पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी? क्या एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी? ये तमाम मुद्दे हैं जो इस सारी बैठक के अंदर तय होने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर अगर इनके आपस के अंदर महत्वाकांक्षाएं टकरा रही है, आज एनडीए की मीटिंग में कोई सरप्राइज मिलेगा क्या? देखिए राशिद, अब सरप्राइज एलिमेंट की जब बात आती है तो शिरोमणि अकाली दल और टीडीपी की बात आती है। हालांकि जब बात आती है शिरोमणि अकाली दल की तो अभी कुछ ऐसा साफ किया नहीं गया है, क्योंकि पेच जहां अड़ा हुआ था, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि कितनी किसको सीट मिलेंगी। तो शिरोमणि अकाली दल हालांकि भाजपा का बहुत पुराना पार्टनर है, लेकिन जब बात आती है एनडीए में शामिल होने की तो अभी तक तो कोई ऐसा खुलासा हुआ नहीं है। देखना होगा शाम को कि क्या शिरोमणि अकाली दल या टीडीपी जो पेच फंसे हुए हैं वो हटा पाती है और एनडीए में शामिल हो पाती है। हालांकि महिमा आप रहिए। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा, यह गठबंधन मौका परस्ती वाला है, यह गठबंधन उन लोगों का है जिन लोगों ने देश में जम करके भ्रष्टाचार किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करप्शन के खिलाफ है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है। जैसा 2014 और 2019 में रिकॉर्ड बना, 2024 में यह रिकॉर्ड टूटेगा। और इसका जवाब, जेपी नड्डा के बयान का जवाब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, क्या दिया है एक बार देखें, जब आमने सामने हुए जेपी नड्डा और अखिलेश यादव। कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है, तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। एक एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है। ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। संवाददाता संतोष भी मेरे साथ में इस वक्त रांची से लाइव हैं। झारखंड में क्या चल रहा है इस पावर सेंटर के बीच में, हेमंत सोरेन के जहन में क्या क्या चल रहा है? चूंकि नीतीश कुमार का ये कहना है, नीतीश कुमार ने और ममता बनर्जी ने, संतोष, ये फॉर्मूला दिया है कि 1-on-1 के हिसाब से हमें चलना चाहिए। 2024 में जहां कहीं भी बीजेपी का कैंडिडेट लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, वहां पर हमें अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए। एक ऐसा राज्य जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, एक ऐसा राज्य जहां पर जेडीयू भी है, एक ऐसा राज्य जहां पर एलजेपी भी है, एक ऐसा राज्य जहां पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी है, एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस भी है और आरजेडी जैसी पार्टियां भी हैं। तो क्या वहां पर हेमंत सोरेन इस फॉर्मूला के साथ में आगे बढ़ पाएंगे? संतोष,
यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए राशिद, क्योंकि आप अगर देखिए 14 सीटें हैं, 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एक सीट उसके सहयोगी ने जीती है। तो 2 सीट एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो दूसरी सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में अब 14 सीट का बंटवारा ये लोग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। लेकिन इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा सीटें थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छोटे अलायंस के रूप में लड़ा था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति होगी नहीं, जैसा कि इस बार हेमंत सोरेन के दिल्ली के बयानों से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। राकेश, ठीक है, एक मिनट राकेश, बीजेपी और एनडीए के बारे में एक बात कही जाती है कि हमेशा ही बीजेपी मैन टू मैन मार्किंग पर बिलीव करती है। जब भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तब, वो चाहे हिंदी बेल्ट हो या फिर सदर्न बेल्ट। मेन एनडीए के लिए सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ा चैलेंज इस बार सदर्न बेल्ट है। वो चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, या फिर और भी जितने मुख्तलिफ राज्य हैं दक्षिण भारत के। इसे साधने के लिए क्या आज की मीटिंग में कोई बड़ी रणनीति बनेगी? देखिए राशिद जी, सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी को है वो दक्षिण भारत ही है, और उसको लेकर खास तौर पर रणनीति 2 स्तर की बनाई गई है। जिस तरह से जो आज के मौजूदा जो चाणक्य हैं, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसको लेकर खासा प्लान तैयार किया है और इसमें आरएसएस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो राशिद जी, और इसका असर भी आपको दिख रहा है कि किस तरह से जो एनडीए की बैठक है उसमें साउथ के दलों को किस तरह से महत्ता दी गई है। तो ये आपको दिखाई देगा, और ये हमारे पास कुछ खबरें आ रही है इनसाइड से कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट होगा। इसे लेकर के महिमा कटारिया के पास भी कई अंदर की खबरें हैं। महिमा कटारिया, एनडीए के कौन से पुराने साथी, हालांकि कई तो पुराने साथी अब वापस लाने की कोशिश हो गई है और पर्दे के पीछे भी सारी तस्वीर, पर्दे के आगे भी सारी तस्वीर क्लियर हो गई है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी ऐसे सहयोगी हैं जो बाद में आने वाले दिनों में साथ आ सकते हैं? बिल्कुल राशिद, देखिए, क्योंकि आपने बोला कि दक्षिण में किस तरीके से टारगेट कर रही है बीजेपी, तो यानी भाजपा का दक्षिण का जो दौर है वो छूटा नहीं है। यानी लोकसभा चुनाव में भी काफी सारी ऐसी नई पार्टीज उभर के सामने आ सकती है और पुराने कुछ ऐसे दल हैं जो कि एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। जैसे एआईएमडीएमके है, वो शामिल होगा। तमिलनाडु मनीला कांग्रेस जो है वो भी एनडीए में शामिल होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और जो निगाहें टिकी है वो टिकी है शिरोमणि अकाली दल और टीडीपी पे, क्योंकि मैं प्लीज होल्ड यू, शरद पवार लाइव है अभी, मैं प्लीज होल्ड यू। शरद पवार बेंगलुरु पहुंच गए हैं, तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। शरद पवार का स्वागत करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही मौजूद हैं। शरद पवार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि काफी दिनों के बाद में शरद पवार विपक्षी एकता की बैठक में अब लाइव नजर आ रहे हैं। आज शरद पवार क्या बोलेंगे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आ रही हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हलचल बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक आधे घंटे के बाद में मीटिंग शुरू होने वाली है, उससे पहले एक एक तस्वीर, एक एक खबर, और आगे मैं और भी कई विस्फोटक खुलासे करने वाला हूँ। कई बार तस्वीरें ये बताती हैं कि इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं। शरद पवार से हालांकि अजित पवार मिले हैं 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले प्रफुल्ल पटेल मिले हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, पाँव पकड़ करके हमने कहा कि शरद पवार जी, एनसीपी में जो भी अभी कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं आप किसी भी तरीके से बचाइए, लेकिन आप ये जानना चाहेंगे ना कि अरविंद केजरीवाल को मनाया किसने, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच की खटास किसने दूर की। ये देश का सबसे बड़ा खुलासा है। आगे अपने सहयोगियों के साथ ये विस्फोटक खुलासा मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। एक ब्रेक। तो कुछ सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आ रही हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी अभी अभी अपनी कार से उतरी हैं और उस जगह जा रही हैं जहां पर ठीक 25 मिनट के बाद में मीटिंग शुरू होने वाली है। ये तस्वीरें आप देखें, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता पहुंचे हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी यानी शरद पवार गुट वाली एनसीपी, सभी बड़े नेता पहुंच गए हैं। लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक 25 मिनट के बाद में, बल्कि 23 मिनट के बाद में ये बैठक शुरू होने वाली है। 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक बैठक होनी है। 4 बजे के बाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधन भी होगा, जिसमें विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता संबोधन देंगे और ये बताएंगे कि पटना और बेंगलुरु के बाद आखिरकार क्या निकला समुद्र मंथन से। अब आगे
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग, एक बहुत बड़ा खुलासा। क्या आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के प्रति नाराजगी दूर किसने की? इसी को लेकर के बिग ब्रेकिंग। आम आदमी पार्टी को साथ लाने में ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका। ममता के मध्यस्थता के बाद कांग्रेस ने मानी शर्त, अध्यादेश वाली शर्त मनवाने में ममता बनर्जी की भूमिका है। ममता ने कांग्रेस को कहा शर्त मानना जरूरी है। ममता ने सोनिया और केजरीवाल को किसी भी तरह से मनाया, वरना आम आदमी पार्टी आने के लिए तैयार नहीं थी। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में लाइव हैं। राकेश, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट आपने दिया है। ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को मनाया, ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से भी बात की, क्योंकि ममता बनर्जी के निजी रिश्ते इन दोनों ही बड़े नेताओं के साथ में बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं। ममता बनर्जी ने अध्यादेश पर कांग्रेस को कैसे मनाया? ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को बेंगलुरु आने के लिए कैसे तैयार किया? देखिए राशिद जी, ममता बनर्जी जो है ये जो रिश्ते जो कांग्रेस और आप पार्टी के बीच ऑर्डिनेंस को लेकर जो खटास पैदा हुआ था, इसको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत की, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से जो सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत हुई और ये कहा गया कि आप अगर विपक्षी एकता को मजबूत करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पार्टी को साथ में रखना होगा और उसके लिए ऑर्डिनेंस को लेकर जो आप पार्टी की जो अपने तेवर हैं उसको मानना पड़ेगा। आखिरकार कांग्रेस में बैठक हुई और जो आपने देखा कि जो कांग्रेस की पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक हुई, उसमें सभी की बातों को सुना गया और उसके बाद तय किया गया कि आप पार्टी को ऑर्डिनेंस के मसले पर विरोध किया जाए। एक मिनट दे दीजिए महिमा, आपके जरिए मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हिंदी बेल्ट वाली खास तौर से, उनके लिए जातिवादी पॉलिटिक्स ही कारगर होती है। यूपी में, बिहार में ये कहा जाता है कि कमंडल से कहीं ज्यादा मंडल चलता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एसबीएसपी या क्षेत्रीय ये जितनी भी पार्टियां हैं, आप बिहार में चले जाएं, जेडीयू या आरजेडी जैसी पार्टियां या हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जैसी पार्टियां या एलजेपी जैसी पार्टियां, क्योंकि ये जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं। अब जाति की राजनीति में अपने आप को एक बार फिर से लकीर बड़ी कैसे करनी है? क्या आज एनडीए मीट में इस पर भी चर्चा की जाएगी? देखिए राशिद, जब बात आती है एनडीए मीटिंग की या 2024 के चुनाव की या आगामी विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा ने कमर कस ली है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से 38 दल जो है वो शामिल होने जा रहे हैं एनडीए की बैठक में, अब चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो यानी कि रामविलास पासवान की, या चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, ये तमाम सारी जो पार्टी है ये शामिल होने जा रही है। अब डिसाइड ये करना होगा कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तो सीटों पर किस तरीके से शेयर बनेगा। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव में किसके पास कितने एमएलए, तमाम जो बड़ी चीजें हैं, वो जो स्ट्रैटेजी है वो आज चॉक आउट होगी यहाँ पे। महिमा बहुत बार कहते हैं ना, क्या शब्दों के जरिए स्ट्रैटेजी काफी हद तक सामने आ जाती है। जेपी नड्डा वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाइव। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। सच्चाई ये है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है। मेरे साथ में ओम प्रकाश राजभर, अध्यक्ष एसबीएसपी लाइव हैं। एनडीए मीटिंग में रवाना होने से पहले अपने दिल की बात ओम प्रकाश राजभर ने की है। दिल की इस बात में घोसी भी है, गाजीपुर भी है, बिहार का मधेपुरा भी है और एनडीए के साथ आगे बढ़ने वाला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है। लाइव देखिए। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं और बस दिल्ली के लिए हमारा फ्लाइट छूट जाएगा, आज फ्लाइट छूट जाएगा। बस 2 सवाल, दिल्ली के लिए जा रहे हैं आप एनडीए की बैठक में शामिल होने। आपने 3 सीटें लोकसभा की मांगी, अगर वो नहीं मिलती तो फिर क्या एडजस्टमेंट होगा? देखिए, अभी सीट हमने मांगी ही नहीं है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एनडीए में शामिल हुए हैं
और सारी बातें धीरे धीरे तय हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो कौन सा पोर्टफोलियो मांगेंगे? हमारे लिए सब बराबर है, जनता की सेवा बेहतर। अगर लोकसभा सीट नहीं मिलती, आपने ये कहा है चाहे एक ही मिले, लोकसभा सीट मिलनी चाहिए, भागीदारी चाहिए लोकसभा सीट में। मिलेगा भाई साहब, मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी में आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। नहीं, आपने तो समझौता करने की सब ठीक है, सब हम आते हैं तो बताते हैं आपको। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे जो बता रहे थे सब कुछ मिलेगा और जो नहीं मिलेगा उस पर बातचीत होगी। इस बात के साथ वो यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए, और उनका कहना है कि एनडीए की बैठक से वापस आकर बाकी बातों के बारे में वो बताएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। 26 बनाम 38 किसका होगा 2024? बिग ब्रेकिंग। इससे पहले कि मैं अपने सीनियर कोलीग जयप्रकाश रमैया के पास में चलूं, बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बीच में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लग गए हैं पोस्टर पर लिखा गया अस्थिर पीएम पद के दावेदार हैं नीतीश कुमार, यानी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए ये पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर एक बार तुरंत ही दिखाए जाएं। इन पोस्टर्स, ये देखें आप, पोस्टर्स का मजमून क्या है, अंग्रेजी में ही लिखा गया है, The unstable Prime Minister। तस्वीरों में आप देखें, ये पोस्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगाए गए हैं नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ में। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर, सीनियर कोलीग जयप्रकाश रमैया, जो देश की राजनीति और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में क्या चल रहा है इस पर बहुत करीब से ओवंस के घर गए हैं, सिद्धरामैया भी वहां पे थे और अराउंड 11 o'clock ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये मीटिंग होगा। केजरीवाल से लेके 5 मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे और 24 दलों के नेता यहाँ पे, कुल मिला के 80 लीडर्स जो अन्य दल से हैं वो ऑपोजिशन मीट के लिए बेंगलुरु आए हैं। मुद्दा तय है, कल रात के डिनर में 3 मुद्दे पिक किए इस मीटिंग में। पहला था कि एक सब कमेटी बनाया जाए, जो सब कमेटी एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करेगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट करेंगे। दूसरा है कि इस अलायंस का जो फोर्ज हो रहा है उसका नाम क्या रखा जाए। कांग्रेस पुश कर रही थी कि यूपीए 3 के नाम पे चले, लेकिन एक कंसेंसस इम्पॉर्टेंट है। सारे यहाँ पे नए दल के लीडर्स आए हैं, तो इसीलिए इसके लिए इसका एक नया नाम रखने जा रहे हैं। और तीसरा जो है सीट शेयरिंग को लेके है। 6 राज्य जो हैं इलेक्शंस में जा रहे हैं अगले 8 महीने में, तो एट द स्टेट लेवल कैसे इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि कांग्रेस या आदमी पार्टी और टीएमसी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से 3-4 स्टेट्स में, तो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए क्या किया जाए और स्टेट लेवल पॉलिटिक्स के लिए सीट शेयरिंग फार्मूला क्या होगा, इन सब हर्डल्स के ऊपर चर्चा भी होंगे। और अराउंड 4 o'clock 4 बजे के आसपास एक प्रेशर होगा जहां पे सारी डिटेल्स निकलेंगे। लेकिन बात आप पूरी करें जी, तो 4 बजे के आसपास एक प्रेशर होगा और इसमें सारे डिटेल्स बाहर निकलेंगे और इस प्रेशर में कौन कौन रहेगा और क्या क्या समझौता हुए हैं इसके ऊपर डिटेल्स निकलेंगे। ठीक है, यानी जयप्रकाश रमैया हमें ये बताते हुए कि आज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई अंतिम फैसला किया जाएगा, कन्वीनर कौन होगा, संयोजक कौन होगा, नए गठबंधन का नाम क्या होने वाला है और राज्य स्तर पर किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, 1-on-1 फॉर्मूला पर कैसे एग्जीक्यूशन किया जाएगा, ये सब कुछ सामने आएगा। लेकिन जयराम रमेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नेता कांग्रेस, और ओपी राजभर, अध्यक्ष SBSP, इन दोनों के ही शब्दों में एनडीए बनाम विपक्षी दलों की बैठक का एजेंडा साफ आपको समझ में आ जाएगा। देखें, एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है, तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। जो पटना में शुरुआत की गई थी 23 जून को, 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसको आगे ले जाएगा। देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा।
80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गए हैं। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले कुछ होने वाला नहीं है। तक तो मोदी जी अकेले चलना चाहते थे, अब तक तो मोदी जी जो रीजनल पार्टीज हैं उन पर हमला बोलते थे कि ये परिवार वाली पार्टियां हैं। अब क्या हुआ? अब बताएं ना पूरे देश को कि एक भी परिवार वाली पार्टी के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन बताएं, एक बार घोषणा करें, हिम्मत दिखाएं। पटना के बाद नरेंद्र मोदी जी घबरा गए, बौखला गए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ गद्दी प्राप्त करने के लिए वहाँ होड़ है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन हो, कोऑर्डिनेटर कौन हो। कोई कहता है कि अमुक रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, कोई कहता है कि अमुक रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से रस्साकसी की स्थिति में उनका बेंगलुरु का बैठक हो रही है और यहाँ रस्साकसी नहीं है, यहाँ सामंजस्य है। खेड़ा को सुना आपने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी सुना। सीधे शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति, बिहार के बड़े नेताओं को एनडीए में क्या क्या चाहिए? जीतन राम मांझी को क्या चाहिए? चिराग पासवान को क्या चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड क्या है? देखिए, अगर हम बात करें चिराग पासवान की तो सबसे बड़ा चिराग के लिए मुद्दा यह है हाजीपुर सीट, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान कह चुके कि वो वहीं से लड़ेंगे, क्योंकि उनके पिता लेकिन पशुपति पारस तो ये कहने में लगे हैं, लगभग इंडिकेशन दे रहे हैं कि इतनी आसानी से हाजीपुर या जमुई का इलाका नहीं देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, अब हाजीपुर सीट को लेकर जो है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस में जो है ठान गई है, क्योंकि दोनों कितने घोषणा कर दी है कि हाजीपुर जो सीट है वो वहीं से लड़ेंगे। चिराग पासवान ने भी कहा है, पशुपति पारस ने भी कहा है। और खास बात यह है कि रामविलास पासवान जो है हाजीपुर सीट से कई बार जीत चुके हैं और रिकॉर्ड वोट से भी उन्होंने जीता है। ऐसे में चिराग पासवान जो है वो अपनी सीट जो हाजीपुर वाली। एक मिनट रुक जाएं आप, एक बार फिर से जयप्रकाश रमैया के पास चलते हैं। जेपी, एक इशू को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और शायद आप कुछ हद तक क्लियर कर सकें, क्योंकि जब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होता है तो इसमें हर किसी को एक म्यूचुअल कंसेंट वाली स्थिति में आना होता है। लेकिन यूसीसी को लेकर के आम आदमी पार्टी का नज़रिया बहुत अलग है, आम आदमी पार्टी का रुख बहुत ज़्यादा अलग है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ और है, पीडीपी का कुछ और है, कांग्रेस का कुछ और है। इस तरह के जो जितने भी इश्यूज हैं, इनमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर किसी एक स्थिति में आने के लिए कितना बड़ा चैलेंज आज की मीटिंग है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि हर स्टेज में कुछ ना कुछ हर्डल तो होती रहती है। लास्ट हर्डल था जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं दिया ऑर्डिनेंस को लेके, लेकिन 4 दिन पहले कांग्रेस ने यील्ड किया और दे डिसाइडेड टू गो विद द आम आदमी पार्टी। यूसीसी को लेके क्या स्टैंड होगा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेके क्या स्टैंड होगा, इसके ऊपर कंसेंसस बनना है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहां पे कंसेंसस ड्रॉ करना है। इसीलिए कांग्रेस सोर्सेज बोलते हैं कि ये दूसरा और आखिरी मीटिंग नहीं है, बहुत सारे मीटिंग्स होंगे। अगला मीटिंग महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में बॉम्बे में होस्ट करेगा, उसके बाद में तमिलनाडु चेन्नई में स्टालिन होस्ट करेंगे जो चौथा मीटिंग होगा, और 5वां टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी होस्ट करेंगे कोलकाता में, नवंबर के अंदर होगा। सो हर एक जो कॉन्क्लेव एक समिट डिसाइड होता है। आपने देखा जेडीयू ने होस्ट किया पटना में, बेंगलुरु में कांग्रेस ने होस्ट किया, एमवीए शरद पवार महाराष्ट्र में होस्ट करेंगे। तो हर एक दल इक्वल स्टेक होल्डर है और हर दल का यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन है, और एक म्यूचुअल कॉमन ग्राउंड पे आने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी जब तक कॉमन ग्राउंड ना मिले। और जहाँ पर इश्यूज हैं वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मेंशन होगा कि नहीं, ये सब हमको अभी पता चलेगा अराउंड 4 o'clock। ठीक है, अभी के लिए जयप्रकाश रमैया, राकेश, अभिषेक, शक्ति, मनु शर्मा जी, संतोष, महिमा कटारिया, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ठीक 10 मिनट के बाद यानी शार्प 11 बजे एक बार फिर से आप सभी के साथ में मैं लाइव जुड़ूंगा, क्योंकि 11 बजे ऑपोजिशन की मीटिंग कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुरू होने वाली है। 4 बजे के बाद में लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच एनडीए की मीटिंग राजधानी दिल्ली में भी है। इन दोनों ही मीटिंग्स पर बिग ब्रेकिंग, बड़ा अपडेट, अंदर की खबर और जितनी इनसाइड स्टोरी होगी सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर आप देखेंगे और सुनेंगे, बिना किसी सनसनी को फैलाए। बड़ी खबरें, अंदर की बात, सब कुछ इंडिया न्यूज़ पर एक ब्रेक के बाद।